शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज के जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर नेता मानते हुए और आज सरदार जी की जयंती के अवसर पे हम सभी बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री एन.पी. अहवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री एडवोकेट सुरेश राव जी, बहुजन समाज पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार चौधरी जी और उनको मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नहीं कर रहा हूँ। ये अपने को ऐसा किया पूरी अपने शिक्षक के साथ मिलकर के साथ में और बहन जी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और आज जो भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा हुजूम और आनंद इस सारा का सारा अनिल भाई की तरफ से किया गया, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही यहाँ पर उपस्थित है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय महतो जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष कुमार किशोर जी, प्रदेश में हमारे तमाम वरिष्ठों में उदय प्रताप जी, संजय मंडल जी, बजराम जी, व्यास दास जी, दिलीप कुमार जी, राजकुमार राम जी, सुरेश कुमार जी, नकुल बाबू जी, मानवी देवी जी, सुषमा जी, मंजूर शाह जी, साथी राजेंद्र दास जी, राजेश्वर दास जी, नरकेश्वर राम पासवान जी, अलवंदु कुशवाहा जी, वकील यादव जी, डॉक्टर विजेश कुमार जी, राजा खान जी, ओम प्रकाश पांडे जी, अब्दुल तिवारी जी, पी यादव जी, संजय यादव जी, संजू पटेल जी और तमाम मेरे साथी और बैठे हुए राष्ट्रीय राम बैठे, अंदर राम बैठे, तमाम जी बैठे हुए, राष्ट्रीय राम बैठे हुए, तमाम मेरे साथी का बैठे, नामदा जी बैठे, पूरी दुर्गा जी बैठे, विजेशन बैठे और असराम बैठे, संतोष राम बैठे हुए, राम पाल बैठे हुए, तमाम मेरे साथी कमलेश जी बैठे हुए, मेरे तमाम मेरे जाबाज सिपाही मेरे फौज पीछे बैठी हुई है और मेरे सामने तमाम मेरे बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ठान लिया है कि 2025 में लिया ठंडा हाथ के नीचे विधानसभा में लड़ाने के लिए कौन करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को अपनी कभी क्रांतिकारी जाहिर करना चाहते हैं और मैं आप सबसे कह रहा हूँ कभी तमाम मेरे वक्ताओं ने बात रखी हमारे पार्टी के प्रमुख साथी का मुद्दों में बात रखी लेकिन तमाम मेरे साथीगण अपनी बात को रख नहीं पाए क्योंकि हम लोगों की चिंता कि आप लोग रात में 8 बजे निकले घरों से चलते हैं तो शाम को 6 बजे निकला है और तमाम साथी कल ट्रेन से आ गए इधर 4 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास इन लोगों को वापस भी जाना था और इस प्रोग्राम में लंबा अगर हम खींचते 8 बजे तक खींचते या 6 बजे तक खींचते तो मेरे तमाम साथी मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है इनको अपने अपने घरों में जाने में दिक्कत होती तो इसीलिए प्लान करके कहा गया कि हम प्रमुख वक्तागणों को रखते हैं ताकि साथीगणों को इस बार हम मौका नहीं देंगे और उन्हें हम मंच पर बैठाएंगे उनको सम्मान करेंगे क्योंकि ये लोग क्षेत्र में अपना बात करते रहते हैं तो इसकी आवश्यकता आज यहाँ पर नहीं है। तमाम साथियों को हमें आज बोलने का अवसर को नहीं मिल पाया उसके लिए हमें खेद भी है क्योंकि आपकी सहूलियत चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बहुजन समाज का सिपाही सही सलामत अपने घर तक आराम से पहुंच जाए इसलिए जरूरी था और इसलिए मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूँ और आज संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर ये हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है और संत रविदास जी ने तमाम तरह के दोहे के रूप में अपनी बात रखने का काम किया जिसमें भी अहवाल जी ने तमाम लोगों को पढ़ने का काम किया और तमाम हमारे साथीगण जिन लोगों ने गायक मंडली में थे वाकई नई नई प्रतिभाएं भी देखने को मिली उन लोगों ने बहुत सारा चीज आपके सामने एक्सप्लेन किया है लेकिन कुछ चीजों को मैं छूने का भी काम करूंगा। संत रविदास जी ने कहा चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सभी को छोट बड़ो सब बसे रविदास करे और दूसरा उनका एक बड़ा अहम मुद्दा दुआ है जाति जाति में जाति है जो केतन के पार रविदास समाज जुड़ सके जब तक जाति
गजा। ये दो चीजों को लेकर के हम लोगों ने बड़ी स्टडी की। भाई दो उस लोगों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तमाम तरह की बातें की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब देश के अंदर संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महापुरुषों की विचारधारा के अनुरूप बातों को लिखने का भी काम किया और उन्होंने इस बात को अंकित किया। अगर आज मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर देश का कोई भी सरकार इससे पहले लंबे अरसे तक देश पर राज कांग्रेस ने किया और बीजेपी कर रही है, अगर इन लोगों ने बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को 100% लागू कर दिया होता तो 100% हम तंत्र विकास के सपनों वाला भारत बना करके दिखा देते। लेकिन इनकी मंशा नहीं है, इनकी सोच नहीं है कि देश के अंदर तमाम मुद्दा समाज कभी आगे ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ सके, कभी नहीं चाहते कि बच्चे आगे बढ़ सके। जंग हमारी यही है, जंग बाबा साहब की वही थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी तमाम तरह के संगठन बनाए और वो चाहते थे कि देश के अंदर राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होनी चाहिए। इस बात को समझ चुके थे कि बिना राजनीतिक सत्ता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीति जरूरी है, सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होना जरूरी है। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिविल कानून बनाई। आरपीआई की बात बाबा साहब ने की कि बाबा साहब आरपीआई के दस्तावेज तैयार कर चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आरपीआई का उद्घाटन वो नहीं कर पाए, उसका जो निर्माण वो नहीं पूरा कर पाए। लेकिन उनके बाद उनकी लिखा पढ़ी में आरपीआई जरूर आई, लेकिन आरपीआई बाबा साहब के बाद आगे बढ़ी और आरपीआई ने चुनाव लड़ा। पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को उसने सांसद बनाने का काम किया और एमएलए बनाने का भी काम किया, लेकिन आरपीआई को भी कांग्रेस के लोगों ने उनको डेवलप करने का काम किया। तो बात यह आई कि अब आरपीआई भी खत्म हो गई, बाबा साहब का संविधान जो है इसे कैसे लागू किया जाए। बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार जो संविधान बाबा साहब ने हम सबको दिए हैं वो अधिकार कैसे आगे बढ़े। तो माननीय कांशीराम साहब ने ही तमाम तरह के संगठनों में से ही काउंसिल बनाया, DS4 बनाया और फिर बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1983 को बनाने का काम किया और कह दिया कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, प्रिंसिपल है, वो एकमात्र है इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। जो चीजें संविधान में नहीं मिल पाई है उन चीजों को हम पूरा करते हैं। बड़ी बातें कहां से आई, ताकि आप सबको मालूम भी है संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो प्रियम्बल लिखा, प्रियम्बल के अंदर बाबा साहब ने न्याय की बात पहले करी। हाँ, न्याय मिलना चाहिए मेरे समाज को। देश के अंदर 5,000 सालों से जो हमारा समाज गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस बात के लिए? न्याय कहा राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीते जी अपने समाज के लोगों को राजनीतिक न्याय तो मैंने दे दिया। 25 नवंबर 1949 की आखिरी स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसमें बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज अपने लोगों को राजनीतिक न्याय दे दिया, लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी देना बाकी। और मैं आने वाली सरकारों से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस देश के अंदर दबे जितने पीड़ित वंचित समाज को भी सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का काम करें। लेकिन आज तक देश के अंदर सरकारें बहुत आई, कांग्रेस ने अभी तक राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमें सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का काम नहीं किया, न्याय देने का काम नहीं किया। और वही लड़ाई हमारी नहीं चाहे, वही लड़ाई आज बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। पहले माता कांशीराम काम कर रहे थे और आज आलिया बहन जी अपनी अगुवाई में बाबा साहब और माता कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश में नीली क्रांति लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज बिहार भी नीली क्रांति की तरफ बढ़ चुका है। और आज की आपकी समागम हुआ, आज आपकी जो रैली हुई, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर बैठे हुए, बड़ी जगह नहीं मिली यहाँ पर आकर के। लेकिन आज आपकी एकता, आपकी जो एकजुटता है, आप जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इससे तमाम पार्टियों के लोगों को नींद नहीं आने वाली। आज से नीतीश बाबू को भी नींद नहीं आएगी, आरजेडी को भी नींद नहीं आएगी। अब क्योंकि अब बहुजन की बारी है, बहुजन ने ली लड़ाई, अब बहुजन ने लड़ाई है, अब बिहार में बहुजन की बारी है। और मैं दावे के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बनते ही क्या होने वाला है बिहार के अंदर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही बिहार में गुंडागर्दी खत्म होने वाली। पहला काम गुंडागर्दी,
बार्डरों को सील किया जाएगा और गुंडों, मवालियों, माफियाओं को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। और चैलेंज के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आने वाले चुनाव में क्या देना है, कल गुंडों की छाती पर। जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं पैदा होगा, ये ताकत आपके अंदर नहीं पैदा होगी, तब तक नीली क्रांति बिहार में नहीं आने वाली। और इस बार लड़ाई आर पार की हमारी होने वाली, इस बार जंग सत्ता की हमारी आर पार की होने वाली है। और इस बार दुश्मन समझ चुका है, विरोधी समझ चुके हैं कि बीएसपी को कमजोर रखना इस बार भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए आप सभी को एकता बनाए रखनी पड़े, एक साथ रहना पड़े। बड़ी चालाकी से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज की विभिन्न जातियों के अंदर अलग अलग जाति पार्टी पैदा कर। आज जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है, तो अन्य तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी की कोई जरूरत इस देश में नहीं होती। लेकिन बात यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश में जातीय पार्टियों का निर्माण करवाया। कोई आज सहानी की पार्टी बनाए घूम रहा है, तो कोई राजभर की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई पासवान की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई मांझी की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई यादव की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई कुर्मी की पार्टी बनाए घूम रहा है। लेकिन इसका मकसद साफ हो गया कि छोटी छोटी पार्टियां अपने समाज को कमजोर करने में लगी हुई हैं। अगर ये पार्टियां आप सभी लोग ठान ले कि हमारे हकों की लड़ाई पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक, कच्छ तक बहुजन समाज पार्टी लड़ने काम करती है, तो हमारा एक एक वोट अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। उसी दिन जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, तमाम अन्य पार्टी के लोगों ने जो अपने एजेंटों की पार्टियां खोल रखी है, उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो गई। और उसी दिन आपको इस देश के अंदर ताकत मिल जाएगी, उसी दिन आपको ताकत मिलेगा। बाबा साहब मेरे उपदेशों को शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शांति रहो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने घर में ये नहीं देखना है कि आपके घर में रोटी है कि नहीं है। रात में घर में एक रोटी है तो अपने बच्चों के लिए खिला देना, आप आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, उनको शिक्षा दिलाना। पूरी ताकत के साथ में रात को भूखे पेट देना पड़े तो भूखे पेट देना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना है काम। और मेरी समझ से आज जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं कि नहीं है? यस, सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमें बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कह दिया शिक्षा हमारा द्वार है, शिक्षा से ही हमारा सब कुछ मिलने वाला है, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। और बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता, आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता, आप शिक्षित नहीं है तो आपका बेटा अच्छा नेता भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर नेता बन भी जाएगा आप उसे एमएलए और एमपी बना भी दोगे तो पार्लियामेंट में जाके क्या बोलेगा? तुम्हारे बच्चों के साथ में यहाँ बलात्कार होता है, तुम्हारी बच्चों के साथ बलात्कार होता है, गला खोद कर हत्या कर दी जाती है, 36 चाकू मारे जाते हैं। पारू के अंदर मुजफ्फरनगर में पारू में जो हम लोग गए उस बच्ची की हत्या कर दी गई और 36 बार किए गए उसके ऊपर। ऐसे एक घटना नहीं है बिहार में, मधुबनी हो, सीवान हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, कहीं भी जाइए आप, लेकिन हर जगह अत्याचार और जुल्म और ज्यादती मेरे समाज पे हो रहा है और अब पिछले समाज के बच्चों के साथ में भी हो रहा है। पहले लगता था कि सिर्फ दलित बच्चों के साथ हो रहा, पासवानों के साथ में हो रहा, रविदासियों के साथ में हो रहा, लेकिन अब तो पिछले समाज के लोग छूटे नहीं रह गए। अभी हाल में कुशवाहा समाज की बच्ची के साथ में जो हुआ पूरा बिहार है और हम आह्वान करते हैं इस नीले झंडे के तहत मैं बहुजन समाज के तमाम
गांव के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करता है, आप एक बार नीला झंडा हाथ के निशान हाथ में थाम लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटियों की तरफ हाथ उठा करके देखे। यही बात मानवता के रास्ता देगा। जब आप राजा बन जाओगे तो राजा की बच्चियों के साथ में बलात्कार नहीं होता, राजा की बच्चियों को कोई आंख से नहीं देखता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की मूर्ति हम लोग देखते हैं और बाबा साहब की मूर्ति में दो बातें खास होती हैं। बाबा साहब का इशारा दाहिने हाथ का इशारा होता है कि नहीं होता? बाबा साहब का दाहिने हाथ का इशारा होता है और बाएं हाथ में संविधान होता है कि नहीं होता? बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको संविधान की रक्षा करनी, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मेरे बच्चों अपने संविधान की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये बात बाबा साहब ने कहा। और ये भी कहा, जाओ मेरे बच्चों, उस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा कर लो। टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति का मंदिर क्या है? उस शक्ति का मंदिर लोकसभा है, राज्यसभा है। जिस दिन आप उस पे सत्ता पे काबिल हो जाओगे, उस पर कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ खत्म। यही बाबा साहब ने, बाबा साहब ने कभी अपने लिए नहीं, अभी गाना के माध्यम से तमाम साथियों ने बोला, राज रतन जब खत्म हुआ तो बाबा साहब के पास कफन के पैसे नहीं, माता रमा वही पकड़ लेती बाबा साहब को, अरे तुम्हारा ये बच्चा भी खत्म हो गया, तुमने इसका नाम रखा था राज रतन। बहुत शान से बोल के थे कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा और बड़ा होकर के देश पर राज करेगा, और इसलिए तुमने उसका नाम राज रतन रखा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज तुम्हारे कामों की वजह से ये मेरा बेटा भूख और बिना दवाइयों के आज ये भी खत्म हो गया। बाबा साहब फुट फुट के रोने लगे। माता रमाबाई ने कहा, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो मैं उसको रोकने वाली नहीं हूँ, कम से कम अपने बच्चे के कफन की व्यवस्था करो। बाबा साहब ने कोर्ट में हाथ डाला। बाबा साहब की जेब में एक पैसा भी नहीं, बाबा साहब के पास एक पैसा भी नहीं, और बाबा साहब को कमजोर नहीं। अरे बाबा साहब ने दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्रियां हासिल की थी, पढ़ाई हासिल की थी, और इतना पढ़े आज तक इस देश में बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ नहीं पाया, आज तक कोई नहीं पढ़ा। इतना वो पढ़ जाएगा और चाहते किसी राजा महाराजा या विदेश के अंदर बड़ी से बड़ी नौकरी करनी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा, नहीं, मुझे तो अपने समाज के जो गुलामी की जंजीरें हैं उसे निश्चित नाबूद करनी है, उसे तोड़नी है, उसे खत्म करनी है। मैंने पढ़ाई अपने लिए नहीं की है, मैंने पढ़ाई अपने समाज के लिए की। पढ़ाई का इस्तेमाल भी हुआ। और बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं होते, काबिल नहीं होते, तो क्या कांग्रेस के लोग उन्हें संविधान बनाने का मौका देते? देश आजाद हो रहा है, देश के चारों तरफ बातें फैल गई, देश आजाद हो रहा है। अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया था, विश्व युद्ध हार चुके थे, टाइम हो गई, हम भाई भारत को भी आजाद करेंगे, तो भारत को आजाद करेंगे। तो बात ये बनने लगी, भारत को आजाद करने के बाद भारत किस कानून पे चलने का काम है, कौन कानून बनाएगा इसके लिए, कैसे चलेगा ये भारत, संविधान कैसे बनाया जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने, तमाम लोगों ने, आप फोन करते हैं, कैलिफोर्निया फोन करते हैं, तमाम अलग अलग देशों की विश्वविद्यालयों में वहां फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश का सम्मान नहीं करते। तो आप फोर्ड और कैलिफोर्निया के लोग बोलते हैं, अरे सूरज तो तुम्हारे देश में रहता है और चिराग हमारे यहाँ ढूंढ रहे। कहा सूरज तुम्हारे देश में है और चिराग मेरे यहाँ ढूंढ रहे हो? तो पूछा कौन है सूरज? कहा डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए हमारे यहाँ 100 सालों के अंदर ऐसा स्कॉलर नहीं पैदा हुआ कि उनके बराबर कोई पढ़ाई करे। आप वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री बने, इस देश में संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, तो उनकी काबिलियत के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर कांग्रेस ने देने का काम। बाबा साहब ने भी जब संविधान लिखने का मौका मिला तो 5000 सालों की गुलामी हमारी जो थी उसको तोड़ करके फेंकने का काम किया, उन जंजीरों को तोड़ने का काम किया। यही समाज जो कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं था, कपड़े पहनने के दृष्टा था कि कपड़े कैसे मिलेंगे,
हमारे नौजवान कुर्सी पे बैठ नहीं पाते, शिक्षा मिलती नहीं थी, भूखे प्यासे रहते थे। और वही समाज संविधान आने के बाद कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया। मेरी माताएं, मैंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आज जो भी है यहाँ, जितने भी मेरे पीछे बैठे हुए साथी बैठे, मेरे आगे बैठे हुए, जो मैं भी हूँ, अगर ये जो कुछ भी है, ये कोट टाई पैंट घड़ी राज्यसभा सांसद ये देन अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और आदरणीय बहन कुमारी माया की, इसके अलावा और किसी की देन नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का करना चाहती है। और इसलिए माने बहन ने भी 16 तारीख में मीटिंग कराई दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में माने बहन ने बड़े दुखी मन से बोला, हम लोग वहां साथी बैठे, बिहार के भी साथी बैठे हुए थे, अहमदाबाद भी बैठे हुए थे। पहले कहा आप लोग अपना परिवार, आप लोग अपने परिवार के साथ में रहते हो, लेकिन मेरे पास मेरा कोई परिवार नहीं, मैं अकेले रहता। मैंने शादी नहीं बनाई, मैंने परिवार नहीं बनाया अपना, क्योंकि मेरा परिवार मेरा बहुजन समाज, और उस अपने बहुजन समाज के लिए जीवन की आखिरी सांस तक उसके लिए काम करते रहूंगी, उसकी तरक्की के लिए काम करते रहूंगी। इतना दुख, इतनी पीड़ा हमारे, इसलिए मैं आप सबसे कहूँ, जितना हमारे बहन जी आपके बारे में जब आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, नीला झंडा हाथ के निशान आपका अपना है, नीला झंडा हाथ के निशान आपका मान सम्मान स्वाभिमान है, तो और किसी और पार्टी की तरफ आपको देखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर गुंजारा खत्म हो जाए, माफिया राज खत्म हो जाए, तो आपको आने वाले तारीखों में भक्ति वाला बटन दबाना है। और जितना बटन दबाएंगे आप, और आपने जितने बटन दबाए उतनी गुंडागर्दी का समय आपने कर, जितने आप बार आपने मिले बनाए उतने गुंडों को आपने जेल भेजने का भी काम किया। यही बीएसपी की देन है। बीएसपी देश के अंदर शिक्षा का माहौल बनाना है। बीएसपी कहती है कि देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री क्यों नहीं हो सकती? इस देश में शिक्षा गरीबों के बच्चों की फ्री होनी चाहिए, वो हम करके रहेंगे। आज नहीं तो कल जब भी पावर में आएंगे तो करके रहेंगे बाबा साहब के सपनों को पूरा कर। और यही नहीं, अभी हमारे अनिल जी ने बोला 3 डिसमिल जमीन देने की बात करी थी नीतीश कुमार जी ने। डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट जो 2007 में आई थी वो 2009 में 2009 में जब डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट आई तो उसमें वादा किया गया कि जिनके पास अपने घर नहीं है, बिहार के अंदर 35% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कोई घर ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को 10-10 डिसमिल जमीन देने का बात की गई। और 74% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं है, खेती बाड़ी की नहीं, गाँव में रहते हैं 70% लोग खेती बाड़ी का एक कट्टा उनके पास जमीन नहीं। तो उसमें ये भी कहा गया कि कम से कम 1 से 2 हेक्टेयर जमीन भूमि ही लोगों को बिहार में मिलना चाहिए और भूमि सुधार कानून बिहार के अंदर होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी और इससे पहले जो सीएम रहे माननीय लालू यादव जी, इन लोगों ने कभी भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर दलितों के लिए हक अधिकार देने का काम नहीं किया। जमीन की बात भी आती है, जमीन बांटने की बात आती है तो मुंह से तब आवाज नहीं चलती। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन बीएसपी की सरकार बनेगी उसी दिन उत्तर प्रदेश की बात भूमि भाइयों बहनों को 2-2 एकड़ जमीन मैंने बहन जी ने तो उत्तर प्रदेश में मेरे काम किया है, वैसे ही यहाँ पर किया है। और जिस तरह से हमारे बहन ने गरीबों की बच्चियों को शिक्षा फ्री करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, माता सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना का मेरी जितनी बहनें हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, इनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। हमारे भाई ने कहा आप मेरी बहनों को पढ़ाई करो, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पढ़ाई आप करो, खजाना मेरा खुला हुआ है। और उसके बाद हमारे भाई ने कहा जो भी बच्ची पढ़ाई करेगी उसे कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। कहा जब बच्ची कक्षा 10 पास करेगी तो उसे 10,000 रुपया मिलेगा और एक साइकिल मिलेगी उसे कक्षा 9 में। और जब बच्ची कक्षा 10 पास कर जाएगी, कक्षा 11 में पहुंचेगी तो उसे 15,000 रुपया और पढ़ाई करने के लिए, ताकि मेरी बच्ची मेरी